एक ऐसे विषय को छूने जा रहे हैं जो हर लड़की, हर महिला की जिंदगी से जुड़ा है, लेकिन अफसोस इसके बारे में सबसे कम बात की जाती है। जी हां, आज हम बात करेंगे महिला स्वास्थ्य की, खुलकर, साफ साफ और बिना किसी संकोच। नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और हेलो डॉक्टर के आज का एपिसोड बड़ा ही खास है, क्योंकि हम बात करेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी उन जरूरी बातों पर जिनके बारे में जानना लड़की और हर महिला के लिए बेहद जरूरी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी, MD, FICMCH, FRM, IVF कंसल्टेंट, सात्विक IVF, सिटी सेंटर, धनबाद, फॉक्सी नेशनल प्राइज विनर 2025, credited with first IVF baby of धनबाद in 2015, फाउंडर सेक्रेटरी झारखंड एसआर, जो कि वर्षों से महिलाओं के स्वास्थ्य, IVF, प्रेगनेंसी, पीरियड्स, हार्मोनल समस्याएं और अन्य स्त्री रोगों पर काम कर रही है। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं पहले बताएं मुझे। ऑल गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई एक डॉक्टर बनने की, और आपने कैसे सोचा कि आप एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बनेंगी। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि IVF सेंटर है आपका यहाँ पर धनबाद में, तो ये पूरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और अभी कहाँ पर आप स्टैंड कर रही हैं, इस पर थोड़ा जानकारी साझा करें। डॉक्टर बनने की प्रेरणा मुझे डेफिनेटली मेरी मदर से मिली। मेरी माँ डॉक्टर शिवानी झा गायनेकोलॉजिस्ट हैं और IVF ही मुझे चुनना है। ये भी जब मैं छोटी थी उनके चेंबर में अपना समय बिताती थी शाम में, तो देखती थी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बहुत लोग ट्रीट होके जाते हैं, कुछ लोग की ट्रीटमेंट यहाँ पॉसिबल नहीं है धनबाद में। मम्मी उन्हें कहती थी कि अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, आपको दिल्ली, मुंबई, किसी बड़े शहर जाना होगा। तब मुझे लगता था ये यहाँ क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम। मैं छोटी थी उस समय। धीरे धीरे जब समझ में आया तब रियलाइज़ हुआ कि इनफर्टिलिटी, बांझपन का ट्रीटमेंट धनबाद में सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट तक है, सिर्फ हम कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। IVF धनबाद में बिल्कुल नहीं था। तो समहाउ डॉक्टर बनना, माँ ही मेरी प्रेरणा है, और उसके बाद IVF करना, ये उन पेशेंट्स का दुख दर्द, जो एक स्टेज आता था वो रोते हुए मम्मी का पैर पकड़ लेते थे कि मैडम कुछ भी करिए, यहीं ट्रीटमेंट करिए, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे IVF ही करना है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप बचपन में देखती थी कि किस तरह से पेशेंट्स आते थे और उनको सोल्यूशन नहीं मिलता था, तो ये कब की बात करें। और पहला, जैसे हम लोग जानते हैं कि पहला सेंटर धनबाद में IVF का सात्विक IVF है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और किस साल में हुई? हाँ, तो मेडिकल करना है, मुझे डॉक्टर ही बनना था, मम्मी जैसा ही बनना था, यही मेरा सपना था। तो जब मेडिकल में गई, फिर उस समय आप जब सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हो तब रियलाइज़ करते हो कि अच्छा ठीक है, मुझे गायनेक ही करना है। गायनेक में IVF, तो उस समय हमारे देश में जो बेस्ट IVF सेंटर माना जाता था, अभी भी है, डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा का आगरा में है। तो मम्मी ने ही मुझे इंस्पिरेशन दिया कि तुम अपनी ट्रेनिंग बेस्ट सेंटर में करो, वहीं जा कर के हर चीज़ सीखो। फिर मैंने अपनी MBBS की, MD की, फिर मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन IVF के लिए मैं उनके यहाँ गई, मैंने वहाँ रह कर के ट्रेनिंग ली। और वहीं एक मन में एक विचार बहुत ही स्ट्रांगली आया कि ये जो भी मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, जो भी एफर्ट है, ये मेरी जो जन्मभूमि है, मैं उसी को अपनी कर्म भूमि बनाऊंगी, मैं धनबाद में ही ये काम करूंगी। और बस यही सोच के साथ मैं वापस आ गई धनबाद, और यहाँ से शुरुआत हुई सात्विक IVF। मैंने 2013-14 में ट्रेनिंग की, 2015 में हमने शुरुआत कर दिया। और मैंने जैसा कि ऑडियंस से भी कहा कि 2015 में धनबाद को फर्स्ट IVF बेबी मिला है, लेकिन ये IVF बेबी हम लोग कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैम जानना चाहूँगी IVF आखिर है क्या, इसका एक कॉमन डेफिनेशन जो हमारे आम ऑडियंस भी समझ पाए बड़े ही आम भाषा में। सो IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जब भी कोई फर्टिलाइजेशन होती है बॉडी में, वो बॉडी के अंदर होती है, जिसको इन यूट्रो बोलते हैं। जब किसी भी कारण से कोई भी दंपति माँ बाप नहीं बन पाते, तो हम फर्टिलाइजेशन मतलब महिला के अंडे को और उनके जो हस्बैंड होते हैं उनके शुक्राणु को लेकर के बॉडी के बाहर लैब में फर्टिलाइज करते हैं, उससे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। और साधारण जो शब्द है हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से लोग जानते हैं। सो ये एक बहुत ही साइंटिफिकली मैं बोलूँगी ये एक मिरेकल है कि आप सोचिए कि बॉडी की कोई एक नॉर्मल प्रोसेस है जो नहीं हो पा रही है,
जो लकीली हम अभी ये कर रहे हैं इंटरव्यू, जुलाई का महीना है और जुलाई में ही 25 जुलाई को हम आईवीएफ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया की जो पहली आईवीएफ बेबी थी वो 25 जुलाई 1978 को उनका जन्म हुआ था लंदन में। तो एक महिला थी जिनके ट्यूब्स ब्लॉक थे और पहले के टाइम में तो ट्यूब्स ब्लॉक हैं, दोनों ट्यूब ब्लॉक है, मतलब प्रेग्नेंट वो हो ही नहीं सकती। उसको समाज का इतना ताना या फैमिली बहुत बार होती थी कि हस्बैंड भी छोड़ देते थे, सेकंड मैरिज करते थे, बट वो महिला लगी रही और लंदन में उन्होंने आईवीएफ, जो पहला आईवीएफ बेबी हुआ। और आपको ये जान करके बहुत ताजुब होगा कि जुलाई 25 1978 फर्स्ट आईवीएफ बेबी और अक्टूबर 1978 में इंडिया में सेकेंड आईवीएफ बेबी हुआ, जिसे दुर्गा नाम दिया गया, कनुप्रिया अग्रवाल। यहाँ डॉक्टर मुखोपाध्याय ने किया था ये, पर सैडली उनको वो क्रेडिट उनके फ्रेटर्निटी से नहीं मिल पाया। बाद में रिकॉग्निशन हुई, काफ़ी कुछ को अंडू करने की कोशिश की गई। तो फर्स्ट आईवीएफ बेबी जुलाई 25 1978 लंदन, लुई ब्राउन, और वो हम आईवीएफ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ऐसी महिलाओं के लिए आई थिंक साइंस और आशा, विश्वास, इसका एक उदाहरण इन अ पॉजिटिव वे कि जो अनडुएबल चीज़ें थी वो हम आईवीएफ के थ्रू कर पा रहे हैं। जी, हम आईवीएफ आपने कहा कि मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और किन लोगों को करना चाहिए, किन महिलाओं को करना चाहिए और किन पुरुषों को इस पे आना चाहिए, और कैसे इस तरह इस चीज़ पर आगे बढ़ना चाहिए, इस पर थोड़ा जानकारी साझा करें। देखिए, सबसे पहले तो जो भी मैरिड कपल्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं कि आप 1 साल तक पहले नॉर्मली ट्राई कीजिए प्रेगनेंसी के लिए। पर अगर महिला की एज 35 साल से ज़्यादा है तो 6 मंथ्स अगर आपने अपना शादीशुदा जो वैवाहिक जीवन है बिताया और प्रेगनेंसी नहीं हो पाई तो डेफिनेटली उनको एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अब जब आप चेकअप कराते हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं, जैसे मान लीजिए जो महिला है, सिंपल कंडीशंस, ओवरवेट, बहुत ज़्यादा वजन है जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीरियड्स इरेगुलर हैं, पीसीओडी एक आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन एक सिस्ट की बीमारी होती है लड़कियों में, तो बहुत कॉमन है ये, वो है, या पुरुष हैं जिनमें शुक्राणु की कमी है, या शुक्राणु की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम है, या शुक्राणु बन ही नहीं रहे हैं। ये भी हो सकता है कि शुक्राणु बन ही नहीं रहे हैं, या शुक्राणु बन रहे हैं पर शरीर के बाहर नहीं आ पा रहे हैं, या कुछ फैक्टर्स कंबाइंड, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों में भी हो सकते हैं। महिलाओं में हमारे देश में जो वन ऑफ द कॉमन है, सबसे कॉमन फैक्टर है जिसके वजह से उनको आईवीएफ में जाना पड़ता है, वो है उनकी फेलोपियन ट्यूब्स, जो दोनों नली होती हैं वो अगर ब्लॉक हो। ये ऑल ओवर इंडिया में, ये इंडिया की हमारे बात करें देश में ही नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, हमारे इस एरिया में ट्यूबल फैक्टर, जो कि इन्फेक्शन के द्वारा, पीआईडी की हिस्ट्री रहती है पेशेंट को, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, रिपीटेड उसको इन्फेक्शंस होते हैं, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है यंग एज में, वो प्रॉपर जब उसको पीरियड्स हो रहा है वो प्रॉपर सैनिटेशन नहीं यूज़ कर रही है, सैनिटरी पैड्स नहीं यूज़ कर रही है, तो उसको वो शुरुआत से जो इन्फेक्शन होता है और वो टाइमली अगर ट्रीटमेंट नहीं लेती है, धीरे धीरे आगे बढ़ करके पीआईडी का रूप लेता है और वो जाकर के दोनों ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स को फिर आईवीएफ में ऐसे अर्ली अगर वो शुरुआत के टाइम में आओ तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है, मेडिसिन के थ्रू, इंजेक्शंस के थ्रू, ऑपरेशन के थ्रू, पर ये कॉमनेस्ट रीज़न है जिसके वजह से हमारे देश में लोगों को आईवीएफ के टुवर्ड्स जाना पड़ता है। हम धनबाद की अगर बात करें तो धनबाद में क्या रेट है अभी आईवीएफ, किस तरह से लोग इसको अडॉप्ट कर पाएँ कि नहीं, अवेयरनेस कितनी है इसके बारे में बताएं, और अगर नहीं है अवेयरनेस तो ज़रूर हमारे ऑडियंस को हम लोग हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से अवेयर करना चाहेंगे। सो आईवीएफ जब मैंने शुरुआत की धनबाद में 2015 में, तो हमारा ये पहला क्लिनिक था आईवीएफ का, तो मैं आपको मिथ्स बताऊंगी। जब पेशेंट्स आते थे उस समय सबसे पहले उनको यही लगता था कि आईवीएफ यहाँ नहीं होगा, यहाँ सिर्फ ओपीडी होगी, आईवीएफ के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा। तो ये एक मिथ कि आईवीएफ यहीं होगा, आपके शहर में ही होगा, A to Z पूरा प्रोसेस यहीं होगा, लैब भी यहीं है, फ्रीजिंग भी यहीं होगी, ट्रांसफ़र भी यहीं होगा, आपको कहीं और किसी दूसरे शहर, बड़े शहर जा करके कैलकाटा, दिल्ली में आईवीएफ नहीं कराना है। फर्स्ट मिसकंसेप्शन। सेकंड, उनको लगता था कि आईवीएफ मतलब ये अपना बच्चा नहीं होगा, अच्छा, एग किसी के होंगे, स्पर्म किसी का होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईवीएफ में डेफिनेटली अगर आपके एग हेल्दी हैं, आपके एग्स हैं, स्पर्म हेल्दी है, स्पर्म है, तो पेशेंट का, कपल का अपना ही बच्चा होता है।
जी। कुछ पेशेंट्स में जिनमें बाय चांस मान लीजिए, सोच लीजिए अंडे बन ही नहीं रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है, डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व है, ओवेरियन फेलियर है, या शुक्राणु बन ही नहीं रहे हैं, उन्हें डोनर गैमीट्स का डोनर एग या डोनर स्पर्म यूज करना पड़ता है। बट ये डेफिनेटली उनके कंसेंट से वो रेडी होंगे तो ही बैंक से ये इशू होता है। सारे बैंक्स जो होते हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होते हैं, रेगुलेट होते हैं, तो उनसे फिर इशू करके ये काम किया जाता है। सो कॉमनेस्ट तो यही मिथ होता है कि हमारा ही नहीं होगा बच्चा, किसका होगा, हम कैसे जानेंगे, अरे आपका ही होगा, आपके जैसा ही दिखेगा, सब कुछ आपकी तरह होगा। और आजकल तो जेनेटिक टेस्ट इतना कॉमन है, 10-15,000 में आप पता लगा लेंगे बाल से, नाखून से कि आपका बच्चा है या नहीं। जी। बस प्रोसेस जो है वो एक जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी बोल रहे हैं, मतलब वो प्रोसेस बाहर हो रहा है, अदरवाइज एग फीमेल में ही बनेंगे, उस एग को उसकी बॉडी से निकाला जाता है। आईवीएफ का जो प्रोसेस है बेसिकली 3-4 मेथड्स होते हैं उसके। पहला जो होता है प्रिपरेशन, जब पेशेंट आता है तो उसको उसकी बॉडी को ऑप्टिमाइज करना। अगर कुछ भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड बढ़ा हुआ है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, वेट बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा कम है, तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, पहले वहाँ से स्टार्ट होती है ट्रीटमेंट। या हस्बैंड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं, टाइमली स्लीप नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, स्मोकिंग करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है, अल्कोहलिज्म हो, कोई भी सब्सटेंस हो, तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करना, क्योंकि इससे आपके एग और स्पर्म की क्वालिटी पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ये बहुत सारी स्टडीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कहते हैं कि अगर आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो नेचुरल प्रेगनेंसी के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फर्स्ट वहाँ से स्टार्ट होता है आईवीएफ, एक टाइमली इंटरवेंशन, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। सेकंड होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन, कुछ दवाइयाँ, कुछ इंजेक्शन हम देते हैं जिससे महिलाओं के अंडों का साइज बढ़ता है। नॉर्मली किसी भी फीमेल में महीने में 1 या 2 एग ही बनता है, पर आईवीएफ में हम उनको 10-12 दिन इंजेक्शन देते हैं कि ज़्यादा एग बने, 4, 5, 6 जितने बन पाए, और फिर ट्रिगर उसको मैच्योर करते हैं। 36 घंटे के बाद उसको बुला करके बेहोश करके एक छोटी सी इंजेक्शन, एक निडल से वो सारे एग्स को बॉडी के बाहर निकाल लेते हैं और हस्बैंड का सीमेन लेके दोनों को फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाते हैं। तो ये सेकेंड स्टेज हो गया। फिर एम्ब्रियो को थर्ड कल्चर ग्रो करते हैं। वो भ्रूण होता है उनका अपना, जो तीसरे दिन, 5वें दिन, हमें जितने भी दिन डालना हो वो पहले पेशेंट से डिस्कशन होता है, उनकी जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से फिर हम लोग उसको एक मॉनिटर करते हैं, कितने एम्ब्रियोज बने, किस क्वालिटी के हैं, हम कितने डालेंगे, और फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है जो कि बहुत ही सरल, बहुत ही इजी स्टेप है, 10 मिनट के अंदर हो जाता है। पेशेंट 1 घंटे के बाद अपने घर चली जाती है। ये ओपीडी प्रोसीजर है, पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट खाना पीना खा करके आती है, हॉस्पिटल लेटती है, जो एम्ब्रियोज डिसाइड किए हुए रहते हैं कितने डालने हैं हम ट्रांसफ़र करते हैं अंडर यूएसजी गाइडेंस, और पेशेंट घर जाती है। और 4th स्टेप की 14 दिन के बाद उसका रिजल्ट आ जाता है। सो इट इज़ वेरी सिंप्लीफाइड वे, बट हर एक स्टेप पे पेशेंट इन्वॉल्वमेंट और उनकी काउंसलिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, तो जैसा आप कह रहे हैं कि ओपीडी प्रोसीजर है, मतलब आएंगी पेशेंट्स और उसी दिन वो घर भी जा सकती हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कभी डर भी जाते हैं कि क्या है एग्जैक्टली प्रोसेस, थोड़ा सा अवेयरनेस की कहीं ना कहीं अभी भी कमी है, हम लोग कह सकते हैं। तो इस पे पेशेंट्स को क्या डरने की ज़रूरत है कि नहीं आगे नहीं कर सकते हैं, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चंस होते हैं लोगों के माध्यम से ये बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहूँगी, ये मैसेज देना चाहूँगी पब्लिक को कि आईवीएफ इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर डिजाइंड बाय साइंस, वन ऑफ द सेफेस्ट। इसमें लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क कुछ भी नहीं है, कुछ भी जानलेवा इसमें नहीं है। देयर इज़ नथिंग विच इज़ लाइफ थ्रेटनिंग। लाइफ थ्रेटनिंग तो आप ट्रेन पे ट्रैवल भी है, फ्लाइट में आप ट्रैवल करते हो वो भी है, लेकिन आईवीएफ में लाइफ थ्रेटनिंग कुछ भी नहीं है। 2 ही चीज़ें होंगी, या तो आप बेबी ले जाइएगा घर हंसी खुशी, या सेकेंड मे बी उस अटेम्प्ट में आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। कितने अटेम्प्ट्स लेने, मतलब कितने अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, किस तरह से सिनेरियो होता है, क्या होता है इस पे? इसमें देखो सबसे पहले तो पेशेंट प्रोफाइल है ना, कि एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच होती है। वन साइज फिट्स ऑल, कि एक साइज का हमने कुर्ता बना दिया और सबको दे दिया, वो नहीं होता। तो पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हम कितने अटेम्प्ट्स को दे सकते हैं। सेफली आप 3 to 5 अटेम्प्ट्स बहुत नॉर्मल है, लोग करते हैं बिल्कुल सेफली, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है।
जो मैक्सिमम सक्सेस रेट होता है वो फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर पेशेंट की एज 35 ईयर्स से कम है, बाकी पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, तो सक्सेस रेट बहुत ईजिली मिनिमम मैं कह रही हूँ 60 to 70% होता है। मतलब अगर 100 लोग आएंगे, 100 दंपत्ति मेरे पास जिसकी एज ग्रुप 35 या उससे बिलो है, और फर्स्ट टाइम में जब मैं आईवीएफ करूँगी तो उस 100 में से 70 तो बच्चा लेके ही जाएंगे। बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के। जो 30% बचेंगे उनको हमें फिर 1-2 अटेम्प्ट हम लोग और देते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जब हम 100 दंपत्ति को 3 अच्छे से अटेम्प्ट्स देते हैं प्रॉपरली, तो 100 में से 90 को प्रेगनेंसी होती है। सोचिए एक ऐसा गांव है जहां 100 घर हैं और बच्चे नहीं हैं, एंड आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स ऑफ आईवीएफ उस 100 में से 90 के घर में किलकारी गूंजेगी। इट इज़ अ वेरी गुड। मैम, आईवीएफ और आईयूआई जो होता है वो दोनों में डिफरेंस क्या है? सी, आईयूआई इज इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, मतलब जो नेचुरल प्रोसेस होती है कंसीव करने की, ये बेसिकली वही प्रोसेस है। बस इसमें हम क्या करते हैं, कुछ टैबलेट्स देते हैं, कुछ इंजेक्शंस देते हैं फीमेल पार्टनर को, और फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं। मतलब अल्ट्रासाउंड के द्वारा देखते हैं कि उनके अंडे कब बन रहे हैं, कब मैच्योर हो रहे हैं, कब फूट रहे हैं। जब वो अंडा रप्चर होने वाला होता है या हो जाता है, उस समय हस्बैंड का, मेल पार्टनर का सीमेन सैंपल लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें से गुड क्वालिटी स्पर्म्स चुन करके उनकी स्पीड बढ़ाकर सेंट्रिफिकेशन के द्वारा फिर हम यूट्रस के अंदर डालते हैं। अब जो यूट्रस के अंदर डालने वाला प्रोसेस है ये बिल्कुल ही नॉन इन्वेजिव है, कोई बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट इसी तरह खाना पीना खा करके घर से आती है, क्लिनिक में उसको लिटाना है और सब सीमेन प्रिपरेशन करके यूट्रस के अंदर हम लोग नॉर्मली इंजेक्ट करते हैं। आधे घंटे तक उसको लेटे देने रहते हैं, उसके बाद वो उठ के अपना घर जाती है। सो बेसिकली सोच लीजिए कि एक 100 मीटर की रेस है मान लीजिए जो करनी है नेचुरली, आईयूआई में उस 100 मीटर की रेस को हम 50 मीटर की रेस कर देते हैं। मतलब आधा जो डिस्टेंस है वो हम कवर कर देते हैं। लास्ट का जो प्रोसेस है वो बॉडी को खुद ही करना है। सिर्फ सीमेन को सही जगह पे डाल दिया जाता है, उसके बाद का काम एग और स्पर्म को मिलाने का वो बॉडी खुद ही करेगी, ट्यूब खुद ही करेगी। उसके बाद का पूरा प्रोसेस जैसे एक नेचुरल प्रेगनेंसी होती है वैसे ही होगी, सिर्फ ये जो डिस्टेंस है हम उसको हाफ कर देते हैं। ये करने से प्रेगनेंसी के चांसेस 10 to 20% बढ़ जाते हैं। तो ये हुआ आईयूआई, जिसमें खर्च मात्र 6,000 रुपये आता है, ओनली 6,000 रुपीज़। और आईवीएफ का क्या खर्च रहता है? आईवीएफ पहले तो क्या है, ये हुआ आईयूआई जिसमें हमने सिर्फ सीमेंट डाला जी, ठीक है, उसके बाद का सब काम बॉडी को करना है। आईवीएफ में जैसा मैंने आपको बताया, कुछ इंजेक्शन देंगे, अंडे को तैयार करेंगे, पेशेंट को सुबह खाली पेट बुलाएंगे, एनेस्थीसिया देंगे, एग्स को निकालेंगे। अब देखिए बॉडी से हमारा अगर ब्लड भी निकलता है तो वो क्लॉट हो जाता है, तो बॉडी का किसी पार्ट को निकालना है, उसको अलाइव रखना है और काम करना है, इंक्यूबेटर में 3 से 5 दिन रखना है और वापस फिर बॉडी में डालना है, जिसमें कि प्रेगनेंसी हार्ट बीट आनी चाहिए, है ना। तो कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच, सारे गैसेस, हर चीज़ को मेंटेन करना है। तो ये आईवीएफ में होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। ये इतना सारा काम लैब में होता है। सो अब जब इसके खर्च की हम बात करें, सक्सेस रेट तो आईवीएफ की बहुत ही अच्छी है, 60 to 70% मिनिमम। मतलब ये कम से कम इतने लोग तो प्रेगनेंसी लेके ही जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। खर्च इसके आप 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहला तो आईवीएफ कराने का खर्च, ये जैसे हमारे सेंटर में 25,000 है। जिस दिन से सेंटर खुला था आज तक 10 साल हो गए, आईवीएफ कॉस्ट इज फिक्स, ना 1 रुपये बढ़ा है ये। और जो मेन है, जो कॉस्ट पेशेंट को आती है, जो खर्च लगता है, वो इंजेक्शंस, जो आईवीएफ के इंजेक्शंस होते हैं, जो लगभग आपके 60 to 70,000 के आसपास आते हैं एक एवरेज साइकिल में। तो ये 25,000 आपका आईवीएफ का कॉस्ट हो गया, ये 60 to 70,000 आपके इंजेक्शंस के खर्चे हो गए। अब कोई पेशेंट है जिसकी वेट बहुत ज़्यादा है या अंडे बहुत कम है, उसको आपको थोड़ा हाई डोज इंजेक्शन देना पड़ा, 2 दिन हो सकता है एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो 10-15 हज़ार खर्च बढ़ेगा, वो इंजेक्शन का बढ़ेगा। आईवीएफ कॉस्ट आपका फिक्स रहता है। सो आईवीएफ कॉस्ट फिक्स है, इंजेक्शन का 10-15 हज़ार डिपेंडिंग कि किसी को थोड़ा हाई डोज देना पड़ा। हर कोई तो 2 रोटी नहीं खाते, कोई 3 भी खा सकता है, कोई 1 भी खाएगा, तो ये प्लस माइनस इतना होता है।
फिर जब पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद जो दवाइयाँ होती हैं, तो स्टार्टिंग का जो दवाई होता है पहले 3 महीने का, वो बहुत क्रूशियल होता है, जो प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट हम देते हैं पेशेंट को। प्लस मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जिसके बहुत बार अबॉर्शंस हो चुके हैं, 3-4 बार अबॉर्शंस है, कोई उसको मेजर प्रॉब्लम है, तो कुछ दवाएं, कुछ सुई हैं जो पूरे 9 महीने चलते हैं। ये पेशेंट फैक्टर की वजह से वो दवाइयाँ यूज़ होती हैं। सो अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है ना, जिनकी मान लीजिए अबॉर्शंस की हिस्ट्री, जैसा मैंने बोला, या कोई मेरे पास पेशेंट आ रहा है, अभी एक पेशेंट मेरे पास गया से आया था, उसकी 4 बार IVF फेल हो चुकी थी पटना में, और लकीली हम लोगों ने किया, हमारे सेंटर में पहले टाइम में वो कंसीव किया, बट उसको जो इंजेक्शंस चल रहे हैं वो एवरी डे के 500 के इंजेक्शन हैं। सो अब पेशेंट फैक्टर, कोई किस कारण से आया है ना, उसकी क्या प्रॉब्लम है, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। तो ये कॉस्ट आपका थर्ड पार्ट आता है। IVF कॉस्ट इज फिक्स, इंजेक्शन का जो मैंने आपको बताया ये आएगा। फिर प्रेगनेंसी के बाद की जो दवाइयाँ हैं वो पेशेंट के अपने प्रॉब्लम के हिसाब से डिसाइड होती है कि हम क्या दें। बट हमारे यहाँ पे अभी धनबाद में, सात्विक में, हम 1 से 1.25 लाख में एक साइकिल करते हैं। हाँ मैम, इनफर्टिलिटी के जो केसेस है, मतलब क्या अभी बढ़ी हैं, IVF के केसेस क्या बढ़ी हैं, इस पर क्या जानकारी देना चाहेंगे? बढ़ने के देखिए 2-3 मेन कारण है। एक तो अवेयरनेस बहुत बढ़ रहा है। जब सेंटर हम लोगों ने खोला तो ऐसे बहुत पेशेंट्स आए जो इतनी फाइल्स लेके आते थे, शादी के 25 साल हो गए, उनको पता ही नहीं था कि अब जाना कहाँ है, ट्रीटमेंट कहाँ होगा। तो अवेयरनेस अब सोशल मीडिया के वजह से, आप लोगों के वजह से, ये अवेयरनेस कैंपेन के वजह से, जिनके बच्चे नहीं हुए हैं 8 साल 10 साल, अब उनको पता है कि IVF एक प्रोसेस है, इससे हो सकता है मुझे। सो अब सबसे अच्छी बात है आज के टाइम में EMI की फैसिलिटी अवेलेबल है 0% कॉस्ट पे, तो पेशेंट को कुछ भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करना है। उसका जो IVF का खर्च है वो EMI के थ्रू अपना 1 साल में अपना पे करके IVF करा सकता है। तो नंबर ऑफ केसेस इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि ये फैसिलिटीज पेशेंट के लिए है। पहले इंश्योरेंस नहीं कवर करता था IVF को, आज के टाइम में बहुत सारे इंश्योरेंस है जो कवर करते हैं। तो ये सारे रीजन है, प्लस नंबर ऑफ केसेस, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनफर्टिलिटी के केसेस भी बढ़ रहे हैं। उसके कारण बहुत सोशल रीज़न भी है कि मैरिजेज ही लेट हो रही हैं जी। फीमेल भी बहुत करियर ओरिएंटेड है, तो वो लेट डिसाइड करती हैं, या मैरिज हो भी जाती हैं तो वो प्लानिंग भी लेट करती हैं जी। ये सब कारण है। प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर, आजकल जिस तरह के स्ट्रेस के माहौल में लोग काम करते हैं, स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी। और वो स्ट्रेस सिर्फ ऐसा नहीं कि आपका जो फिजिकल काम कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस प्लस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, बहुत बार आपाधापी इतना काम करना है, ये गोल अचीव करना है। सो एवरीथिंग जो आपकी फर्टिलिटी पोटेंशियल है, आप उसको पहले बाद में सोचते हैं, पहले आप अपने काम पे फोकस करते हैं। और साथ ही इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, आजकल खान पान में बहुत सारे ऐसे पदार्थ मिले हुए हैं जो धीरे धीरे, जैसे रेडिएशन, जो मेल्स, ये स्टडीज़ हैं प्रॉपरली कि जो मेल्स अपने पॉकेट में फ़ोन रखते हैं उनमें स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी कम हो जाती है। तो इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स में जो हमारे खान पान, कॉस्मेटिक्स, उसमें भी बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो आपकी फीमेल की एग की रिजर्व को कम करते हैं, स्पेशली नेल पेंट्स, लिपस्टिक्स, कुछ ऐसे मॉइस्चराइजर्स हैं, जो शैम्पूज हैं, उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं। कौन से ऐसे टॉक्सिन्स है, मतलब आपको अगर ऑडियंस को जानकारी देना चाहेंगे? देखिए फाइटेट्स है, सल्फेट्स है, ये सब कुछ, पर आपकी जो वो प्रॉपर आप ऑर्गेनिक चीज़ें अगर यूज़ करें तो ये इशू नहीं होगी। बट जो भी आप खरीदते हैं उसको पलट करके पीछे उसमें क्या मेंशन रहते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको वो हाईलाइट किए हुए रहते हैं कि ये सारे हैं जो विच आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड इफ यू वांट टू कंसीव, तो उसको अवॉइड करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल चीज़ें, मोबाइल रेडिएशन, जब सोते हैं सर के पास में मोबाइल रहता है, पॉकेट में रहता है, लैपटॉप हीट, लैपटॉप इट इज़ पुट ऑन योर लैपटॉप, राइट, आपने अपने लैब पे रखा है कंप्यूटर, उससे जो रेडिएशन रिलीज हो रहा है वो आपके प्राइवेट पार्ट्स को अफेक्ट कर रहा है ग्रॉइन एरियाज में, और मेल्स में तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है ये, क्योंकि मेल्स जो जेनाइटल्स हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है उससे कम होना चाहिए, ठीक है। बट आप जब वहाँ पर फ़ोन रखते हैं, लैपटॉप रखते हैं, तो टेम्परेचर उस एरिया का बढ़ जाता है, प्राइवेट पार्ट्स का, तो स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्ट हो जाता है, स्पर्म कम बनने लगता है, और स्पर्म बनते भी हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी स्पीड कम हो जाती है।
तो जब भी पेशेंट हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर वेट, अगर ओवर वेट है तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, अंडर वेट है, वेट बहुत कम है तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उनमें। फिर खान पान, उसका भी ध्यान देना है, ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी है, थोड़ा एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे टॉक्सिन से दूर रहना है जो कि आपका मोबाइल, लैपटॉप और केमिकल यूजेस है। मैम धनबाद की अगर बात करें हम लोग, इंडिया के कंपैरिजन में, ऑल ओवर इंडिया के कंपैरिजन में धनबाद में फर्टिलिटी रेट कैसी है मेल फीमेल में, और आईवीएफ के कितने केसेस होते हैं? एक्चुअली एवरेज जो होता है हमारा कि अगर 100 केस आते हैं इनफर्टिलिटी के तो 100 में से 50 मेल फैक्टर, 50 फीमेल फैक्टर, ऐसा। धनबाद में मेल फैक्टर थोड़ा ज़्यादा है कंपैरिजन टू नेशनल रेशियो व्हाट वी सी, क्योंकि यहाँ पर ओपन माइनिंग, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उसके वजह से मेल फैक्टर, जिसमें कि एस्थेनोजूस्पर्मिया, शुक्राणु में स्पीड की कमी, ये बहुत देखी जाती है। और बहुत सारे स्टडीज़ हैं, बहुत सारे सेंटर्स ने किया है कि ऐसे जो टाउन्स हैं, जो सिटीज़ हैं जो डेवलप हुए हैं, जहाँ माइनिंग होती है, वहाँ मेल फैक्टर थोड़ा ज़्यादा होता है जी फीमेल के कंपैरिजन। और मैम एज के बारे में जानना चाहूँगी, जैसे आप कह रहे थे कि 35 एज ग्रुप के बाद में ज़्यादा केसेस आती हैं, और पहले मतलब 35 के पहले जो है वो केसेस कम थोड़ी सी आती हैं, ऐसा ऐसा है क्या कुछ? नहीं, होता क्या है, देखिए डिपेंड करता है कि पेशेंट की मैरिज कब हुई है। राइट, अगर कोई एक फीमेल है, वर्किंग फीमेल है, जिसकी शादी ही 36 ईयर्स में हुई है जी, वो 6 महीने 1 साल ट्राई करेंगे, नहीं होगी प्रेगनेंसी, वो आ जाते हैं। किसी की शादी ही 20 साल में हुई है तो वो लोग तो 10 ईयर्स पहले ट्राई करेंगे, हर बाबा, हर मंदिर, हर मस्जिद जहाँ वो जा सकते हैं, प्लस ट्रीटमेंट भी कराते ही हैं, बट दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हमारे पार्ट में मैंने जो यहाँ धनबाद में देखा है कि लोग, मतलब मैरिड लाइफ अगर मैं देखूँ तो 5 to 7 ईयर्स तो बिल्कुल ही लगाते हैं ट्रीटमेंट में अच्छे से। पहले जब 5 साल, 7 साल, 10 साल बीत जाते हैं, या सही टाइम पे उनको सही एडवाइस मिल गई, जैसे अगर दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं, सारी ट्रीटमेंट उन्होंने करा ली, ऑपरेशन करा लिया, ट्यूब नहीं खुला, अब तो आईवीएफ ही ऑप्शन है। तो मेडिसिन अगर वो उन्होंने ट्राई कर लिया है, ऑपरेशन भी करा लिया, तब अगर वो सही टाइम पे आते हैं तो अर्ली आते हैं। लेकिन सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है एज ऑफ द फीमेल पार्टनर। अगर फीमेल पार्टनर की एज 35 से ज़्यादा है तो सक्सेस रेट धीरे धीरे कम होने लगता है। सो आप किस एज पे आईवीएफ करा रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैम आपने ट्यूब की बात कही, तो कई बार ऐसा भी होता है, एक्टोपिक एक ये होता है, एक ट्यूब में हो गया या फिर उसके बाद भी दूसरे ट्यूब में भी होता है, इस पर क्या इम्पैक्ट होता है, इसका क्या इन्वॉल्वमेंट है आईवीएफ से? नॉर्मली हर एक फीमेल में जो फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब एग और स्पर्म का मिलना, ये नॉर्मली ट्यूब में ही होती है, ठीक है, और ट्यूब में एम्ब्रियो बन जाता है, एग और स्पर्म मिला, एम्ब्रियो बना। फिर ट्यूब का काम है उस एम्ब्रियो को वापस बच्चेदानी में डालना। ट्यूब के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, उसको सीलिया बोलते हैं, तो वो ऐसे मूव करती हैं और वापस वो एम्ब्रियो को डाल देती हैं यूट्रस में। अब कोई पेशेंट है जिसको इन्फेक्शन हो गया, उसकी सीलियरी जो फंक्शन है वो ख़त्म हो गई, या ट्यूब में पानी भर गया, तो ऐसे ही पेशेंट्स हैं जिनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, मतलब ट्यूब में बच्चा रुक गया। अब या तो ट्यूब फट जाता है, या प्रेगनेंसी रुकी, उनको पता चला यूट्रस के अंदर नहीं दिखा, अल्ट्रासाउंड में पता चला अच्छा ट्यूब में है, तो या तो मेडिकल हम उसको मैनेज करते हैं या फिर सर्जिकल रिमूव करना पड़ता है। बहुत केसेस में देखा गया है कि जब एक ट्यूब अफेक्टेड होती है इन्फेक्शन के द्वारा, तो लगभग 40% केसेस में सेकेंड ट्यूब भी धीरे धीरे अफेक्टेड हो जाती है। तो फिर हम टेस्ट करते हैं कि दूसरी ट्यूब खुली है या नहीं और हेल्दी है या नहीं। स्ट्रक्चर और फंक्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं। हो सकता है कि स्ट्रक्चर खुला हो, लेकिन जब हम लोग चेक करते हैं पता चलता है ट्यूब में पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी है, ट्यूब बिल्कुल डैमेज्ड है। अब ऐसे केसेस में अगर वो नेचुरल ट्राई करती है या आईयूआई करती है तो दूसरे ट्यूब में भी बच्चा रुकने का खतरा रहता है। ऐसे केसेस में हम लोग ट्यूब को क्लिप करके आईवीएफ एडवाइस करते हैं। तो ऐसे केसेस में आईवीएफ बहुत हेल्पफुल रहता है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अभी हम लोग बहुत जो हम लोग जान रहे हैं एग फ्रीजिंग फीमेल्स में, तो ये क्या है और ये कब, कौन से एज में करना चाहिए, किस तरह का प्रोसेस है, क्या कॉस्ट पड़ता है? एग फ्रीजिंग मैं बोलूँगी आज के टाइम में एकदम वर्किंग फीमेल्स के लिए, जिनको अपने पार्टनर्स नहीं मिले हैं या जो शादी अभी नहीं सोच रही हैं शादी के बारे में, बट दे आर अप्रोचिंग 30 और 30 प्लस, तो उनके लिए तो बून है।
वरदान है एग फ्रीजिंग, बिकॉज जैसा आप जानते होंगे कि मेल्स कैन फादर अ चाइल्ड टिल 60-65 नेचुरली, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस होते रहता है। हाँ, चांसेस कम होंगे बट दे कैन फादर अ चाइल्ड। बट फीमेल्स में एक एज निर्धारित है ना, कि 40-45 होते होते मेनोपॉज हो जाएगा, मतलब एग्स खत्म हो जाएंगे। जब भी कोई लड़की का जन्म होता है उसके नंबर ऑफ एग्स जेनेटिकली प्री डिटरमिन्ड होते हैं, मतलब वो कितने एग्स के साथ पैदा होगी ये डिसाइड उस समय हो गया था जब वो अपने माँ के कोख में थी। ओके, सो एवरी फीमेल इज बोर्न विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स, राइट। और जब वो जन्म लेती है और जिस समय उसको फिर पीरियड स्टार्ट होता है, जिसको मेनार्की बोलते हैं, उस समय तक काफ़ी एग्स नेचुरली अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में, मतलब जब पीरियड स्टार्ट हुआ से लेकर के जब पीरियड एंड होगा, 300 to 400 एग्स ही हैं जो ओवुलेट होते हैं, मतलब उतनी ही चांसेस हैं प्रेगनेंसी की। ओके, राइट, सो इट इज़ फिक्स्ड। और बाय नेचर ऐसा है कि जो बढ़िया एग्स होते हैं, अच्छे एग्स होते हैं, वो पहले ख़त्म होते हैं। तो मान लीजिए किसी लड़की को पीरियड स्टार्ट हुआ 12, 13, 14 साल में, तो जो बेस्ट एग्स हैं वो उसकी अर्ली 20s, मिड 20s तक जाएंगे। 30 होते होते एवरेज क्वालिटी ऑफ एग्स बनने लगेंगे, और 35 प्लस होते होते तो सारे अच्छे और एवरेज ख़त्म हो जाते हैं, सारे पुअर क्वालिटी ऑफ एग्स बचते हैं। इसलिए आपने सुना होगा ये जो डाउन सिंड्रोम, जितनी ट्राइसोमीज, मतलब बच्चों में जो एबनॉर्मेलिटी होती है, जो बच्चे थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा वीक होते हैं, ये सारे में एज ऑफ द मदर देखा गया है कि जिन माओ का एज 35 ईयर्स प्लस है उनमें डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम ये कॉमन होता है। इसीलिए अगर आप अनमैरिड हैं या आप प्लान ही नहीं कर रहे हैं कि अभी करनी नहीं है शादी, मुझे कोई पार्टनर नहीं मिला है, बाय द एज ऑफ 30 आप एक सिंपल टेस्ट है AMH वो कराइए और अपने एग्स को आप फ्रीज़ करा दीजिए ताकि आपके अच्छे क्वालिटी के एग्स रहें। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है प्रियंका चोपड़ा ने बहुत रिसेंटली दिया। उन्होंने आज से 10 साल पहले अपनी एग फ्रीजिंग करा ली थी। शी गॉट मैरिड लेट, पर उनके अपने एग से अभी 10 साल बाद उनको बेबी हुआ है। जबकि इस एज में 40 में तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपके अच्छे हेल्दी एग्स निकले। बट आई थिंक उनकी मदर डॉक्टर थी तो एक होता है एडवाइस उनको सही टाइमली मिली। तो फीमेल्स को बाय द एज ऑफ 30 ये टेस्ट करा करके इफ़ दे हैव नॉट फाउंड द राइट पार्टनर बिल्कुल एग फ्रीजिंग करनी चाहिए। जो मैंने आपको खर्चा बताया ये 25,000 और इंजेक्शन का खर्चा 60 to 70,000 ये लगता है उसमें तो लगभग वो तो क्योंकि इंजेक्शन दे करके एग्स को बना करके निकाल करके फ्रीज करनी होगी। ओके ओके, जैसे IVF का प्रोसेस हाफ वही है, हाफ क्योंकि पार्टनर नहीं है। अगर मान लीजिए मैरिड कपल है, इसको ऐसे देखते हैं कि मैरिड कपल है बट वी हैड अ कपल, अभी गिरिडीह का एक कपल आया था हमारे पास जो मैरिड हैं, उनको US शिफ्ट करना था पर बेबी उनको 5 साल के बाद चाहिए क्योंकि अभी उनको US में सेट होना है। तो उनका भी हमने IVF किया, IVF करके एम्ब्रियो बनाए और एम्ब्रियो को फ्रीज कर दिया। ऐसा भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि आपके यंग एज में एम्ब्रियो मतलब वाइफ से एग लिया, हस्बैंड से स्पर्म लिया, दोनों को मिलाकर के एम्ब्रियो बना के रख दिया। अब वो अपना जाएं काम करें, 5 साल बाद 7 साल बाद जब चाहेंगे उनकी इस एम्ब्रियो को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो यंग एज के एम्ब्रियोज रहेंगे। अगर उस समय उनको नेचुरल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं हो तो एक बैकअप प्लान है। तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी होती है जो आप 10 साल तक रख सकते हैं। एग फ्रीजिंग फॉर यंग गर्ल्स और मेल के लिए स्पर्म फ्रीजिंग वो भी हम करते हैं। जैसे मान लो कोई पेशेंट है, कोई मेल है, अभी ये सारी चीज़ें हम यहाँ करते हैं धनबाद में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हमारे पास एक पेशेंट आया था जो कैंसर पेशेंट, अब वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जाना है, उसको जाना था बॉम्बे, तो उसको वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि तुम अपना सीमेन फ्रीजिंग करा के आना। अच्छा। क्योंकि जब वो ये ट्रीटमेंट लेगा कीमो वगैरह उससे स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो यंग मेल था तो उसको ये बोला, वो हमारे सेंटर पे आया, उसने अपना सीमेन दिया, हमने फ्रीज कर दिया। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि सीमेन फ्रीजिंग हमारे यहाँ 7,000 में होती है, 7,000 रुपये। तो उससे आप अपने बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को प्रिजर्व भी कर सकते हैं और फर्टिलिटी भी प्रिजर्व करते हैं। आप बाद में कभी भी वो हेल्दी स्पर्म्स यूज कर सकते हैं। मैम ये पूरा जो IVF का साइकिल है ये पूरा टाइम कितना लेता है, टाइम स्पैन क्या है इसका कंप्लीट होने का? देखिए, अगर सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, सारे पैरामीटर्स पेशेंट के अच्छे हैं तो 1 से सवा महीने में पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ओके। और मैम एक मिथ है या एक क्वेश्चन कह सकते हैं कि IVF का जो भी बेबी होता है, IVF बेबी, उसमें कुछ
ऐसे कमियां या कोई सिंड्रोम या कोई बीमारी ऐसी होती है क्या ये? आपको बहुत सरप्राइज होगा ये जानकर के, क्योंकि लाखों महिलाओं में ये स्टडी, ये टेस्ट हो चुका है कि कोई भी तरह की सिंड्रोम, कोई एबनॉर्मेलिटी आईवीएफ या आईवीएफ से रिलेटेड किसी भी पद्धति के वजह से बच्चों में नहीं हुई है। बहुत सारे स्टडीज़ हैं। होता यह है कि बच्चे आप ही जैसे होंगे, जैसे पेरेंट्स है वैसे ही होंगे। अब बाय चांस अगर पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, उनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो बच्चों में वही जीन्स ट्रांसमिट होती हैं। तो जो आप में प्रॉब्लम है वही चीज़ ट्रांसमिट होगी। पर आईवीएफ पद्धति के वजह से, आईवीएफ टेक्निक के वजह से बच्चों में किसी भी तरह की कोई भी एबनॉर्मेलिटी अभी तक नहीं पाई गई है। तो ये बहुत ही सेफ प्रोसेस है। हाँ, आप किस कारण से, मान लीजिए हमारे पास 100 पेशेंट्स आ रहे हैं जिसमें से 80 पेशेंट्स 35 to 40 ईयर्स एज ग्रुप के हैं। क्योंकि आईवीएफ के लिए अगर आप, मैंने जो बोला कि सक्सेस रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका एज क्या है वो डिसाइड करेगा। अब एज, बहुत लेट एज में अगर पेशेंट आ रहे हैं तो एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, जो एज के वजह से जो उनको सिंड्रोम होने के चांसेस है वो हो सकते हैं, जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन जो नेचुरली कंसीव करेंगे और जो आईवीएफ के द्वारा कंसीव करेंगे, दोनों में इक्वल रहेगा। आईवीएफ बच्चों में वो ज़्यादा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। मैम, आपसे मैं आखिर में एक आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी। सबसे बेस्ट एक हैप्पी मोमेंट कौन सा रहा है आईवीएफ बेबी का? ऐसे तो हर दिन मुझे फील होता है कि मैंने बहुत सही प्रोफेशन चुना, बहुत नोबल प्रोफेशन चुना। क्योंकि जैसा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि ठीक है, महंगा इलाज है, कॉस्टली है, लोगों को वो लगता है कॉस्टली है, लेकिन जब बच्चा उनके गोद में आता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि आईवीएफ कॉस्टली है लेकिन जो रिजल्ट है वो अनमोल है। जो आपके गोद में बेबी आता है, उसकी जो स्माइल होती है, उसकी किलकारी से जब आपका घर गूंजता है, जहाँ सालों तक बांझपन के वजह से आप परेशान थे, वो प्राइसलेस है, उसका कोई हम मोल नहीं लगा सकते। सो एक पेशेंट थी मेरी जिसका एक एडल्ट बेटा, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में था, बैंगलोर में, एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। ओनली चाइल्ड, एक बच्चा था, बोकारो की पेशेंट थी। वो हमारे पास आए और आईवीएफ के द्वारा उनको ट्विंस हुए, एक लड़का और एक लड़की। सो वो जब जा रही थी, उसने मुझे इतने ब्लेसिंग्स, इतना प्यार दिया। और उसकी एक चीज़ मुझे याद रह गई, उसने मुझे बोला कि भगवान ने मुझसे एक लिया लेकिन आपने मुझे 2 दे दिया, मेरे दोनों हाथ भर गए। और उसने जब दोनों बच्चों को लेकर के वो मुझसे मिलने आई थी, वो एक मोमेंट मैं अपने लाइफ में कभी नहीं। मैम, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे रहेगा कि क्या मेनोपॉज के बाद आईवीएफ किया जा सकता है? जी बिल्कुल। एक्चुअली हमारे कंट्री में, हमारे देश में जो एआरटी लॉ है वो महिलाओं को 50 इयर्स तक आईवीएफ करने का लीगल परमिशन दे रहा है। तो मेल्स को टिल 55 इयर्स और फीमेल्स को टिल 50 इयर्स। तो मेनोपॉज के बाद डेफिनेटली अगर उनके एग्स नहीं बन रहे हैं तो डोनर एग्स के द्वारा एग्स वो बैंक से लेकर के आईवीएफ करा सकती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम सारी जानकारियाँ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे ऑडियंस को भी इतने अवेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। और ये प्लेटफॉर्म यूज़ करके हम लोग डेफिनेटली ये चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक हम सही जानकारी दे सकें। सो थैंक्स टू यू फॉर ब्रिंगिंग दिस आउट। थैंक यू सो मच मैम। तो आज हमने हेलो डॉक्टर में बातचीत की डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी से, जो कि आईवीएफ कंसल्टेंट है। इस फील्ड में उन्होंने कई सारी उपलब्धियां हासिल की है। आप महिला हो या पुरुष, अगर सामान्य तरीके से बच्चे नहीं हो पा रहे हैं तो इसमें क्या उपाय आप कर सकते हैं, इसकी जानकारी आज आपको मिली है। फिलहाल अलविदा लेते हैं आपसे और मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी खास डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।